अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ प्रोग्राम व्यू पॉइंट में समीना पाशा आपको खुशामदीद कहती है। नाज़रीन, हम हमेशा से बचपन से देखते आए हैं कि मुफ्ती मुनीब आकर ईद के चांद के नज़र आने का या ना नज़र आने का ऐलान करते हैं। रमज़ान के भी चांद के हवाले से वो ये अनाउंसमेंट करते हैं। जो भी अहम त्यौहार होते हैं, अहम दिन होते हैं, उनके हवाले से वो अनाउंसमेंट करते हैं। हमने हमेशा देखा कि पहले उनका कंपटीशन सिर्फ पोपल ज़ई साहब के साथ होता था और मस्जिद शहाबुद्दीन ने हम देखते थे कि वहाँ पर उनका एक कंपटीशन नज़र आता था कि वो कुछ अलग बात कर रहे होते थे, मुफ्ती साहब कुछ अलग बात कर रहे होते थे। लेकिन अब उनका कंपटीशन और भी ज़्यादा सख्त हो गया क्योंकि अब फवाद चौधरी साहब ने वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी संभाल ली है और जब से उन्होंने ये संभाली है, उन्होंने एक कमरी कैलेंडर के हवाले से ये कहा है कि उन्होंने तैयार कर लिया और उसकी बुनियाद पर वो कहते हैं कि साइंस की बुनियाद पर पहले ही से वो बता सकते हैं कि किस दिन क्या तारीख होगी और किस दिन कौन सा कमरी चांद का जो हिसाब है वो कैसे सामने आया जा सकता है। तो बहरहाल अब इस हवाले से हम देख रहे हैं कि एक नया तनाज़ा हमेशा से अब शुरू हो गया है। पिछले सालों में भी हमने ये देखा कि चांद नज़र आया है या नहीं, फवाद चौधरी साहब पहले अनाउंसमेंट कर देते हैं, मुफ्ती साहब बाद में करते हैं। लेकिन बहरहाल फवाद चौधरी साहब मुफ्ती साहब को की जो अथॉरिटी है उसको चैलेंज नहीं करे। वो यही कह रहे हैं कि भाई हमारे हिसाब से तो कल ईद है, बाकी फैसला जो मुफ्ती साहब करेंगे, चूँकि अथॉरिटी उनकी है तो उसी के मुताबिक ईद मनाई जाएगी। इस सारी सूरत हाल का आखिर मसले का हल क्या निकलेगा और किसकी बात ज़्यादा ऑथेंटिक है, किसकी बात को फॉलो करना चाहिए, सबसे पहले आज इसी हवाले से गुफ्तगू होगी और उसके बाद वक्त मिला तो चीनी स्कैंडल के हवाले से भी बात करेंगे। तो आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। ईद का चांद नज़र आ गया, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। व्यू पॉइंट की टीम की जानिब से भी, GNN की तरफ से भी सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ढेर सारी दुआएं और अल्लाह करे कि हमारे लिए ईद अच्छी साबित हो और इस मुसीबत में जिसमें हमारा मुल्क इस वक्त फंसा हुआ है, इससे हमें निकले, हमारे लिए अच्छे आगे दिन आए। सर आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ईद मुबारक जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से भी, व्यू पॉइंट की पूरी टीम की तरफ से पूरी कौम को बहुत ईद मुबारक और इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आप एहतियात का दामन नहीं छोड़ेंगे। इस दफ़ा ईद ज़रूर मिले लेकिन ना हाथ मिलाएं, मुसाफा भी ना करें और ना ही गले मिले। दूर से सबको ईद मुबारक। ज़ुबानी कलामी, हाँ जी, ज़ुबानी कलामी ईद मिले। हिलाली साहब आपको भी ईद मुबारक सर। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हम चूंकि इससे पहले यही बात कर रहे थे कि ईद के चांद को लेकर के काफ़ी तनाज़ा हो गया। कम से कम एक चीज़ तो अच्छी हो गई है, वो ये कि कल सारे मुल्क में एक साथ ईद मनाई जाएगी। तो ये बड़े अरसे बाद हमें नज़र आता है कि एक साथ ईद मनाई जाए, इमरान साहब। लेकिन सर आज जिस तरह से मुफ्ती मुनीब भी बड़े खफा नज़र आए फवाद चौधरी साहब से, उन्होंने कहा दीन को निशाना ना बनाएं और आप मुदाखलत कर रहे हैं हमारी काम में, आप अपनी वजारत पर ध्यान दें। काफ़ी उन्होंने सख्त बातें की हैं फवाद चौधरी साहब के लिए। आपके ख्याल से फवाद चौधरी साहब दीन को निशाना बना रहे थे? देखें समीना, बात यह है कि किसी के बारे में ये कहना है कि वो दीन को निशाना बना रहा है, बड़ा मुश्किल काम है। मैं तो ये अहलियत नहीं रखता, ना मैं समझता हूँ कि मेरे पास वो अथॉरिटी है कि मैं किसी को ये कह दूँ। लेकिन जब मैं ये सोचता हूँ ना इन सारी बातों के हवाले से, जब मैंने थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया, सोचना शुरू किया मज़हब पे, दीन पे, सियासत पे, साइंस पे, तो मुझे सच्ची बात ये है कि साइंस और हकीकी मज़हब में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। अच्छा। कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आप ये देखें कि पूरी दुनिया में जब से इंसान पैदा हुआ और फिर हज़रत इंसान के वजूद के बाद अल्लाह ताला ने जब ये दुनिया पे इंसान को भेजा, उससे लेके अब तक मज़हब, साइंस, सियासत, ये तीनों चीज़ें और इस तरह की बहुत सी चीज़ें किस लिए? ये इंसान की तरक्की और प्रोग्रेस के लिए। बिल्कुल ठीक। इन तीनों या जितनी भी मज़ीद चीज़ें हैं, उनके बगैर इंसान की तरक्की के अलावा उनमें कोई नहीं है। इंसान का रहन सहन बेहतर करना, इंसान को तहजीब, और ये सारी इंटरलिंक्ड है, इंटरलिंक्ड है। अब आ जाते हैं आज के इशू की तरफ के जो आज इशू है। पहली बात तो ये है कि इस बहुत हमारे जब भी मज़हब हो या साइंस हो, जब भी इसमें आप समझ लें कि रुज्जत पसंदी आ गई ना, जब भी इसमें एक रिजिडनेस आ गई तो फिर उसका हमेशा नुकसान होता है। देखें, दीन इस्लाम हमारा तो दीन फितरत है। ये रोते लाल कमेटी वाला जो इस्लाम में मामला, ये क्यों किया गया था कि ये फ़र्द वाहिद का फैसला ना हो। आपके पास शहादत आ जाए, आपके पास गवाही आ जाए, उसके बाद आप फैसला करें। और देखें, जब जो मुफ्ती मुनीब साहब बात कर रहे थे, बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे। वो कहते हैं इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हमारे सामने क्या होता है, हम ना तो कोई डिक्टेशन लेके ये फैसला कर सकते हैं कि जी चांद नज़र आ गया, बल्कि हमें अपने ईमान को देखना होता है। हमने करोड़ों अवाम के जो प्रेशर है उसको देखना होता है कि किसी का एक गलती से रोज़ा छुड़ा दें या किसी को गलत रोज़ा लिखवा दें तो ये कंधों पे तो इनके बोझ जाना है। उसके अलावा उन्होंने कहा हमें अपने ज़मीर की जवाबदेही होती है।
मैं ये समझता हूँ कि इनको रोहित लाल कमेटी के साथ अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत फवाद चौधरी साहब जो बेहतर काम अंजाम दे सकते हैं, कोलैबोरेशन जरूर होनी चाहिए, लेकिन इस तरह से बिल्कुल इनको रद्द नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बल्कि वो तो ये मुतालबा करते हैं कि कमेटी का कोई जवाब ही नहीं है। बहरहाल मैं इस पे भी आती हूँ। हिलाली साहब, आपके नज़दीक चांद देखने के मामले पर साइंस और टेक्नोलॉजी कमरी कैलेंडर पर इन्हिसार करना चाहिए, या फिर जो एक रिवायती तरीका हम देख रहे हैं रुयत हिलाल कमेटी का मामला, उसी तरीके से ये बेहतर है कि यही तरीका राइज रहे? आपका क्या ज़ाती नज़रिया इस पर? पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि नेशनल टेलीविज़न पे एक आदमी को जो भी वो हो आके एक मिनिस्टर के बारे में ऐसे पर्सनल और विशियस अटैक्स उसके खिलाफ करें, इन सो मैनी वर्ड्स। वो तो कह रहा था कि ये मुसलमान नहीं है, पूछे इनसे नमाज पढ़ा है कभी, पूछे इनसे ये क्या, ये सही बात है, ये होना चाहिए। और मैं तो समझता हूं कि हमारा एज ए चैनल फर्ज बनता है कि फवाद चौधरी साहब को हम कांटेक्ट करने की कोशिश करें और उनको कहें कि अगर हमने उनको इतना एक्सपोजर दे रहे हैं, आप मेहरबानी से आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी आना चाहिए। दिस वॉज एन अननेसेसरी विशियस अटैक, जो मेरे ख्याल में बहुत ही अफसोस की बात है। दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल में आपको डिप्लोमेट बनना चाहिए मिस्टर इमरान याकूब साहब। आप तो हर बात में सब लोग ठीक कर रहे हैं, वो मुनीब भी ठीक किया है, फवाद चौधरी भी ठीक है, लड़ना भी ठीक है, नहीं लड़ना भी ठीक है। देखिए कि एक स्टांस लें, क्या इस्लाम एक प्रोग्रेसिव रिलीजन है? क्या आपके ख्याल में इस्लाम साइंस को एम्ब्रेस करता है? सबसे बड़े इस दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट अबू सीना वॉज एन इस्लाम, वॉज अ मुस्लिम। तो मेरे ख्याल में कि ये चेंजेस आते हैं जैसे ये बढ़ता जाता है साइंस। और मेरे ख्याल में आज देखिए तो सही, हम तो सब चीज़ खोल के कल ईद मना रहे हैं और सऊदी अरेबिया सब चीज़ बंद कर दिया है, कर्फ्यू लगा है, उधर तुर्की में भी कर्फ्यू लगा हुआ है। क्या आप हमारा ये जो खुल गया है और 4 गुना ज़्यादा जो अब तक ये इन्फेक्शंस बढ़ गए हैं, फॉर गॉड सेक, मेरे ख्याल में कि हम कुछ वो उन चीज़ों पे कमेंट करना चाहिए जो हो रहे हैं और जो शायद हो। ये नहीं कि एवरीथिंग इज हंकी डोरी, एवरीबॉडी जो भी कुछ कहा बिल्कुल सही कहा, सब अच्छा है, चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड, ये तरीका नहीं है। ठीक है, हिलाली साहब मैं पहले जवाब देना चाहूँगा। हिलाली साहब, डिप्लोमेट तो माशाल्लाह से आप रहे हैं और आपकी ये ज़रूर आदत होगी कि आप हर के बारे में जो कभी सोचते हैं कह देते हैं। मैं बतौर जर्नलिस्ट यहाँ बैठता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बाय चॉइस जर्नलिस्ट हूँ, पहली बात तो ये है। दूसरी, मैं हाथ सातन जर्नलिस्ट या एनालिस्ट नहीं बना। दूसरी बात ये है कि जो मैं बात कह रहा हूँ मैं समझता हूँ कि मुफ्ती साहब ने ठीक बात की है, इसलिए कि उनको ये जिम्मेदारी दी गई है, वो रोहित हिलाल कमेटी के चेयरमैन हैं। आपको अगर उनसे गाली देना ठीक है, गाली देना ठीक है टेलीविजन पे? मैंने तो गाली की बात ही नहीं की। हिलाली साहब, मैंने तो गाली की बात करें ना, मैंने तो गाली की बात की नहीं। बात करें, क्यों नहीं करते हैं? सबसे बड़ी बात तो वो हुआ है। मेरी बात सुने, मैं ना खुद किसी को गाली देता हूं और ना गाली देना जरूरी समझता हूं, और सबसे बढ़ के मेरा तो मजहब इस्लाम ही मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं किसी को गाली दूं। मैं गाली देने वाले को बुरा समझता हूं, उतना ही बुरा समझता हूं जितना मैं गाली को बुरा समझता हूं। समझते हैं कि उनके इस हवाले से जिन्होंने स्टेटमेंट दिया है, हिलाली साहब की इस बात में वजन है कि हम कैसे किसी के जज कर सकते हैं कि भाई आपने कितने रोजे रखे हैं या कितनी नमाजें पढ़ी हैं। ये स्टेटमेंट तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है ना, इस बात को तो मेरी गुजारिश सुने। पहली बात कि ये स्टेटमेंट सुनते साथ ही मैंने आपको भी पता है प्रोड्यूसर से कहा कि फौरी तौर पे फवाद चौधरी साहब को लें। उन्होंने बताया कि जी वो जियो पे बीपर दे रहे हैं, उसके बाद हम बिल्कुल राब्ता कर रहे हैं। ये किसी को भी इजाजत नहीं है, इवन मुझे भी इजाजत नहीं कि मैं किसी को गाली दूं या किसी के मजहब पे तनकीद करूं। हर किसी का ईमान को जज करना हमारा काम नहीं है ना, अल्लाह ताला को क्या पता क्या हो सकता है, हो सकता है उनका ईमान हम सबसे ज्यादा, हमें तो नहीं पता, ये तो अल्लाह ताला को पता है, ये अल्लाह का और उस बंदे का मामला है। बिल्कुल ठीक, इसमें तो दूसरी कोई राय नहीं है। लेकिन और हमारा फर्ज ये है जी लाली साहब, हमारा फर्ज ये है, हालांकि आप जर्नलिस्ट हैं, हमारा फर्ज ये है कि जब हम टीवी पे आते हैं और हमें एक एनालिस्ट और हमारे व्यूज़ लोग चाहते हैं तो हम अपने व्यूज़ दें, ये नहीं कि किसको खुश करें और किसको ना खुश करें। कोई डायरेक्टिव और डायरेक्शन हमें नहीं मिलता है, हम वो कहते हैं जो हम समझते हैं कहना चाहिए खुद।
अच्छा नहीं लगा तो इट्स टू बैड। आपको अगर अच्छा नहीं लगा और आप समझते हैं कि मैं हर वक्त अपने व्यूज देता हूं तो ये मेरा फर्ज है, ये दिस इज माय राइट नहीं, ये मेरा फर्ज, दिस इज माय ऑब्लिगेशन। बिल्कुल तो ये मत कहें कि अगर हर चीज के बारे में मैं व्यूज देता हूं तो सवाल ना पूछे। नहीं हिलाली साहब, जो आप दूसरी बात ये है हिलाली साहब, जिस तरह आपका फर्ज है उसी तरह मेरा फर्ज है। आप अपनी राय का इजहार करते हैं, मैं अपनी राय का इजहार करता हूं। मैंने अपनी राय का ये इजहार किया है, मैंने ये अपनी राय का इजहार किया है कि मुफ्ती साहब ने जिस तरह से बयान किया है कि ये तरीका क्या है, किसी की राय काबिले एहतराम है और आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू जो मुझे समझ में आ रहा है कि आप दोनों इस बात पे मुत्तफिक हैं कि जो उन्होंने फवाद चौधरी साहब के बारे में पर्सनल अटैक किया है वो उन्हें नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल नहीं करना लेकिन जहां तक उनकी इस चांद देखने से मुतालिक जिम्मेदारी की बात है उसके ऊपर जरूर डिफरेंट राय हो सकती है कि क्या उनकी जिम्मेदारी है तो उन्हें अनाउंस करना चाहिए या फवाद चौधरी साहब को उनके साथ मिलकर, जैसे कि इमरान साहब की ये राय है कि कोलैबोरेशन से भी ये हो सकता है कि दोनों इसमें हेल्प। और समीना एक और बात है जी हिलाली साहब, और समीना एक और बात है, और वो बात ये है कि हमारे पास एक प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं और उनका फर्ज बनता है ऐसे मौके पे कि गवर्नमेंट का मिनिस्टर और गवर्नमेंट अपॉइंटेड मुनीब के साथ अगर इस किस्म का लड़ाई होता है तो टेल मी ये किस पे रिफ्लेक्ट करता है? ये रिफ्लेक्ट करता है द सिचुएशन इन द कंट्री। इसके माने आपको कोई कंट्रोल ही नहीं है, आपके मिनिस्टर को ऐसे ऐसे गालियां पड़ रहे हैं, और दूसरा ये साहब आपके अपॉइंटी हैं और ये वो सब चीज कह रहे हैं। तो ये तो पता मैं नहीं कहता कि अपॉइंटी है, ये तो हम लोग बचपन से ही नहीं कोई देख रहे हैं। ये आप सही कह रहे हैं। और हिलाली साहब उन्होंने भी ये बात की, मुफ्ती मुनीब साहब ने भी ये बात की है कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप फवाद चौधरी साहब को हमारी वजारत में हमारे काम में मुदाखलत से सुमीना बात ये है, हिलाली साहब जो बात कर रहे हैं ना इस मिनिस्ट्री के हवाले से, हुकूमत के हवाले से, तो ये तो एक देखें ना, एक मिनिस्ट्री है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दूसरी वजारत है जनाब मजहबी अमूर की, ये तो उसका एक झेली इदारा है रोते माल हिलाल कमेटी। यहाँ मिनिस्टर आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं तो वज़ीर आज़म कुछ नहीं कर पाते, तो यहाँ क्या करेंगे? यही तो मामला है। जब आपकी सुपरविजन उस तरह से नहीं होती प्रॉपर, अब जब आपकी डायरेक्शन नहीं होती तो उस तरह से फिर आपस में लड़ाइयाँ होती हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी सर वो बात वहीं पे आ जाएगी कि बात अगर उस हद तक हो काम के मामले पर तो फिर तो ये बात ऑब्लिगेशंस ठीक है, लेकिन पर्सनल अटैक्स नहीं होने चाहिए। चलिए इस पे कुछ आगे चल के मजीद बात करते हैं। जो हमारा एजेंडा था जिस पे हम बात कर रहे थे उस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आ। वेलकम बैक नाज़रीन, और काफ़ी अच्छी खबर के साथ एक लीड है, एक हॉट डिस्कशन भी हमारी हुई कि कौन सही है कौन गलत है, फवाद चौधरी साहब या मुफ्ती मुनीब साहब। लेकिन हिलाली साहब आपको क्या लगता है सर, क्या वाकई रुयत हिलाल कमेटी की अब कोई ज़रूरत नहीं है? क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने अभी तक कमरी कैलेंडर के हिसाब से जो जो अहम दिनों के हवाले से तारीखें दी थी वो ऑलमोस्ट सारी ठीक हुई हैं उनकी। देखिए बात सीधी सादी ये है कि इसका पर्पस ये था कि लोग जाके चांद को देखें। उस ज़माने में जब तरीका एक ही था चांद देखने का कि वो नज़र आ जाए आपको, और शवायद होते थे, एविडेंस होता था, लोग मुख्तलिफ जगह में गैदर करके कहते थे हाँ हमने सब देख लिया है। मगर अब जब आपको पता है कि ज़मीन से चांद किस दिन, किस मिनट, किस सेकंड देख सकते हैं, तो साइंस हैज प्रोग्रेस। तो यू नो ये कुछ इट्स नॉट, ये एक ट्रेडिशनलिस्ट प्रैक्टिस था जो अब इतना ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे सऊदी अरेबिया बेत से मारना, केनिंग क्या कहते हैं, वो लाश जो विप करते हैं लोगों को, सऊदी अरेबिया ने कोई 2-3 हफ्ते पहले इसको इलीगल कर दिया था अपने एज अ सेंटेंस। केनिंग एज अ सेंटेंस इज नॉट एप्लीकेबल एनी मोर। तो इसका क्या मतलब भाई, रसूल अल्लाह के ज़माने से आ रहा था तो अब उन्होंने कहा कि नॉट नीडेड, इट्स नॉट एसेंशियल टू योर रिलीजन कि केनिंग भी हो। तो मगर कुछ लोग हैं जो समझते हैं वो एसेंशियल है। मगर व्हेन डू वी एज अ सोसाइटी मूव ऑन? क्या हम उधर ही फंसे हुए होंगे? इसलिए कि एक क्वेंट ट्रेडिशन है। मेरे दोस्त हैं वो कहते हैं बड़ा अच्छा ट्रेडिशन है यार, इसको तो रहने दो। नो, देखिए लोगों का प्रेपरेशंस, कब जाना कब नहीं जाना, सर्विसेज कब लगाना। आज आपको 2 घंटे के फासले पे आपको नोटिस मिला है, 2 घंटे का। तो किसी को पता नहीं है क्या अरेंजमेंट करना क्या नहीं करना। तो अगर ये सब आपके पास
इस मकसद साइंस से के वो लिए, मसला जिस हल हो मकसद जाए ने तो क्यों खुदा ना ने- उसको यूज किया जाए। आपकी बात में बिल्कुल हाँ, दम है, ये क्यों बिल्कुल नहीं ऐसी ही इस बात बात है। इमरान साहब, इसमें मैं थोड़ा सा एक चीज ऐड कर दूं, फिर आप जरूर इस पे कमेंट करें कि जैसे पहले लोग रोजा रखते होंगे, जब घड़ियां नहीं बनी हुई होंगी तो लोग जाहिर है जाकर सितारों के हिसाब से रोशनी की लकीर कितनी है उस अंदाजे से वो काम करते थे। अब आपको एग्जैक्ट सेकंड्स तक पता होते हैं कि आपने किस वक्त सहरी का टाइम खत्म हो गया है, किस वक्त इफ्तार का टाइम हो रहा है, किस वक्त बाकी नमाजों का टाइम है। तो अब हम घड़ी के हिसाब से वो कर लेते हैं, हम कोई जाके सितारे की पोजीशन या कोई रोशनी की लकीर नहीं ढूंढ रहे होते। तो उसी तरह अगर हमें अब पता है कि वो चांद की पोजीशन क्या होगी, तो इसमें क्या मुज़ायका है कि रोयत हिलाल कमेटी को खत्म कर दिया जाए। समीना, पहले तो मैं ये बता दूं कि ना तो मैं कोई मुफ्ती हूँ, ना आलिम दीन हूँ, ना ही साइंटिस्ट हूँ। मैं तो अपने मुशाहिदे और थोड़ा से ये पढ़ने लिखने की बिना पे कोई बात करता हूँ। बात ये है कि जो आप बात कर रही हैं ना, उसको अगर आप देखें, इस्लाम में एक चीज़ होती है जिसे इज्तिहाद का नाम दिया गया। वो क्या है कि आप अगर किसी मसले में फंसते हैं, आप अक्लमंद लोग बैठे हैं, उलमा कराम बैठे हैं और एक फैसला कर लें। पूरी दुनिया में इस वक्त क्या है, बाकी मुल्कों में क्या तरीका है? पूरी दुनिया में सिवाय अल्जेरिया के और पोलैंड के, वहाँ सिर्फ ये होता है कैलकुलेशन पे। बाकी सारी दुनिया में कमेटियाँ भी मौजूद हैं, लेकिन वो कमेटियाँ क्या करती हैं, वो महकमा मौसमियात से, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, ये सारे अलूम से फ़ायदा उठाती हैं और उसी तरह से फिर उस कमेटी के हवाले से फैसले करके, तो फिर एक कमेटी जैसे सऊदी अरब में उनकी सुप्रीम काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट जो है वो अनाउंस कर देती है, वहाँ उसी तरह से किया जाता है। मैं पहले भी जो बात कर रहा था, अब भी ये बात कर रहा हूँ कि यह हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो इन चीज़ों को ले, क्योंकि दीन के मामले में ना बाज़ जगह पे ऐसी होती हैं चीज़ें, जैसे अब दीन तो ये कहता है चांद देखना और चांद की पैदाइश होना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हुक्म तो ये है कि अगर बादल हों और आपको चांद नज़र नहीं आया, उन बादलों की वजह से तो आप 30 रोज़े पूरे कर लें। इसलिए इस मामले में मैं या हिलाली साहब या आप कोई फैसला नहीं कर सकते। इस पे हुकूमत को, उलमा इकराम को साथ बिठा के, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लोगों को, साइंसदानों को साथ बिठा के, सबको साथ बिठा के एक फैसला करना होगा। एक ऐसी कमेटी बनाना होगी जो साइंस के मुताबिक, जो दीन के मुताबिक एक फैसला करे और ये हमेशा के लिए मसला हल हो जाए। एक ही दिन रमज़ान हो, एक दिन आपकी ईद हो। अब ये ना हो 2 महीने बाद दोबारा जब जिल हज के लिए कमेटी बैठेगी तो फिर ये मामला होगा कि जी ये हो गया, ये हो गया। इसलिए वज़ीर आज़म साहब को चाहिए कि उससे पहले इस मसले के हल के लिए इस्लामी नजरियाती कौंसिल के लोगों को, इस रोयत हिलाल कमेटी के लोगों को, सबको इकट्ठा करके एक इस पे कंक्रीट को डिसीजन ले लें। बिल्कुल ठीक है। चलें, ये तो अच्छी सजेशन है और आई होप कि अब वज़ीर आज़म इस मामले को सीरियसली टेकअप भी कर लें, क्योंकि अभी तक वही बात है, जब चांद का मामला होता है उस पर ज़रूर बात होती है, उसके बाद ये मामला फिर रफा दफा हो जाता है और कोई सीरियस नहीं लेता। लेकिन आई होप कि इसको हमेशा के लिए सॉर्ट आउट होना चाहिए और इस पर वज़ीर आज़म साहब को नोटिस लें। लाल साहब, थोड़ा सा मैं आपकी तरफ आते हुए ये ज़रूर आपसे सवाल करना चाहूँगी। अब वक्त बहुत कम रह गया लोगों के पास और हम देख रहे हैं कि रश बहुत ज़्यादा मार्केट्स में बढ़ गया है। तो सर, आप क्या अब महसूस कर रहे हैं कि आफ्टर ईद दोबारा से कोई सख्त लॉकडाउन करना पड़ेगा, या डैमेज हैज़ ऑलरेडी बीन डन, कि अब ये हम लोगों ने जो फैसला किया था मार्केट्स खोलने का, उसकी वजह से आपको लगता है कि अब बात हाथ से निकल गई है? जब से ये फैसला हुआ था, अब 2 हफ्ते 3 हफ्ते ठहरना पड़ेगा, इसलिए कि इन्फेक्शन का जो होता है उस वक्त जाके ठीक तरीके से पता चलता है। मगर ये जो इन्फेक्शन बढ़ रहा है और जिस रेट पे बढ़ रहा है, इट्स अलार्मिंग। और अब देखिए, जिधर दूसरे मुल्कों में कंप्लीट लॉकडाउन, कर्फ्यू लाइक लॉकडाउन हुआ है सऊदी अरेबिया में और तुर्की में, हमारे मुल्क में तो अब उन्होंने वो सब जगह खुल गया है ना, वो जो श्राइन्स हैं वो भी खुल गए हैं। तो इम्पैक्ट जो होगा इट विल बी ह्यूज। और इसलिए लोगों को शायद अच्छा नहीं लग रहा है, ख़ास तौर मेरे एज के लोगों को, कि ये तो इट्स लाइक अ डेथ सेंटेंस। भाई, अगर आप इनकरेज कर रहे हैं कि इन्फेक्शन बढ़े, नॉट डिलिबरेटली, मैं नहीं कह रहा हूं आपका मकसद ये है, मगर आपका रिजल्ट ऑफ योर एक्शंस ये है कि इन्फेक्शन बढ़ रहा है और एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए लीथल है, इट्स अ सेंटेंस ऑफ डेथ। तो मैं समझता हूं ये ऐसी चीज लेने के पहले थोड़ा सोचिए, क्या ये जरूरत है? आप कहते हैं सास प्रोग्राम से 50 मिलियन लोगों को अब तक पहुंच गए विद असिस्टेंस।
ठीक। और आप कहते हैं 25 मिलियन हमारे लोग जो हैं ये हैं क्या कहते हैं डेली वेज अर्नर्स, और हम उनको देखना नहीं सकते। आप 25 मिलियन डेली वेज अर्नर्स सबकी नौकरी नहीं गई है, कोई 6-8 मिलियन की जरूर गई तो आपको होगी, लगता है कि मगर ये अगर आप शायद 50 हेस्ट में मिलियन को फैसला कर पहुंच लिया। सकते हैं, ठीक ठीक, तो आज अगर 50 सेकंड को पहुंच सकते हैं तो ये 8 मिलियन को भी 6-8 मिलियन को पहुंच भी सकते पहुंचा हैं जा एंड सकता है। प्रिवेंट उनको भी कुछ ना हो एंड Right. स्टॉप द किलिंग ऑफ योर ओल्डर जनरेशन। क्या आपके पास माँ बाप नहीं है? क्या आपके पास सब यतीम हैं? ठीक। What is तो this? आपको लगता है I कि ये mean, सीरियस थ्रेट वो है, इसलिए बेचारा इसको लूज नहीं करना चाहिए था। हिलाल साहब, मैं बिल्कुल आपका पॉइंट समझ रही हूँ, लेकिन इस पे एक और जो चीज़ है इमरान साहब, वो ये कि ये भी कहा जा रहा है कि आपने जब ये फैसला लिया, आपने देखा कि हाँ, उसके बाद जब नहीं भी आप ले रहे थे तो ताजिर तो ऑलरेडी खोलने के दर पर थे, फिर हम कैसे पूरे मुल्क के साथ क्या करते हैं? कैसे ज़बरदस्ती लॉकडाउन किया जा सकता था, आपको लगता है? देखिए, कुछ फैसले आपको ज़बरदस्ती करना पड़ते हैं जिसमें आपने देखना हो, लेकिन ये आपकी पॉलिसी पे डिपेंड करता है। अब जब हुकूमत ने पॉलिसी ही ये बना ली, हुकूमत ने ये फैसला कर लिया कि ठीक है हम अब ये माशी जो नुकसान उड़ गए सारे उनके हवा में, वो तो आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। इसलिए उड़ गए कि यहाँ तो उड़ना था। यहाँ पाकिस्तान में मुझे बता दें 72 साल में जब से पाकिस्तान बना है कौन सा SOP है जिस पे अमल हुआ हो? स्वाय आपका एक इदारा पाक फौज, अल्लाह का शुक्र है कि उसमें SOPs पे अमल हो जाता है। बाकी तो किसी जगह पे मुझे बता दें, किसी सरकारी इदारे में, इवन अभी आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही थी रोहित लाल कमेटी की, उसमें किसी SOP पे अमल किया गया? कोई नहीं। किसी ने मास्क पहना हुआ था? किसी ने फासला रखा हुआ था? आप वजीरों का देख लें, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस ब्रीफिंग करते हैं, यहाँ कौन करता है? अभी भी वज़ीर आज़म साहब ट्वीट कर रहे हैं कि आप ईद मनाएं लेकिन उसमें SOPs का ख्याल रखें, गले ना मिलें, फासला रखें, उस तरह से सबके साथ जाकर वो ना करें। कौन हिलाली साहब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई इन चीज़ों का ध्यान रखेगा? हम तो बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर रहे। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, और इनका ये कहना ही ऐसी चीज है जो काउंटर प्रोडक्टिव है। उनका गवर्नर खड़ा होके कहता है जिस किस्म का लॉकडाउन ईद के बाद होगा आप लोग याद रखेंगे, और प्राइम मिनिस्टर कह रहा है नहीं आगे बढ़े आप थोड़ा सा SOPs। ये देखिए, ही इज गिविंग द इंप्रेशन कि वो नहीं चाहते लॉकडाउन हो, और अगर हो तो वो उनके साथ नहीं है। यू डोंट हैव हिज सिंपैथी। जब ए लीडर ऑफ द गवर्नमेंट कह रहा है आई डोंट बिलीव इन लॉकडाउन्स, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन्स विद SOPs, उसका मतलब ये है कि जो मर्जी करो। इट्स अ मिक्स मैसेज। मत दो ऐसे मैसेजेस, खुदा के लिए एक लीडर बनो यार। बल्कि जो SOP की खिलाफ वर्जी में लोग पकड़े होते हैं उन्हें भी वो छुड़वा देते हैं। और इमरान साहब, आपकी मैं ये राय जरूर लूंगी, आपको लग रहा है कि ये स्ट्रिक्ट लॉकडाउन आफ्टर ईद हमें नजर आएगा? अगर इसी तरह जैसे अली साहब राइटली पॉइंट आउट कर रहे हैं कि बड़ा अलार्मिंगली बढ़ रहे हैं जो केसेस। देखिए, जिस तरह से बदएहतियाती हो रही है, जिस तरह से बाजारों में रश है, अल्लाह करे कि मेरी बात गलत साबित हो, और अल्लाह करे कि इन्फेक्शन ना फैले, जो ज़ाहिर मुझे मुमकिन नहीं नजर आता। मुझे लगता है कि ये इन्फेक्शन फैलेगा। अगर इन्फेक्शन इस तरह से फैल गया तो फिर आपके केसेस बढ़ेंगे, आपका जो हेल्थ सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा। आपके पास उतने इंतजाम हैं ही नहीं। आप पहले टेस्ट पूरे कर नहीं रहे, आप बाद में क्या करेंगे? उसका नतीजा क्या होगा? आप क्या इस इंतजार में है कि लोग मरने के, अल्लाह माफ़ करे, कि लोगों के मरने की तादाद में इजाफा हो जाए? इसलिए फिर अगर ऐसा हो गया खुदा ना खास्ता तो इन्हें लॉकडाउन सख्त करना पड़ेगा, और सर इन्हें फिर दोबारा लॉकडाउन की तरफ और जाना लोग पड़ेगा। इसलिए भी ज्यादा वैसे बाजारों में खरीदारी कर रहे हैं कि उन्हें भी ये शक है कि ये आफ्टर ईद दोबारा से सब कुछ बंद हो जाएगा, तो हर कोई बस भाग रहा है मार्केट्स में कि अपनी जरूरत की चीजें जमा कर। लेकिन अगर ये चीजें ना हुई, अगर इन्फेक्शन इतनी ज्यादा ना बढ़ी, तो फिर मैं नहीं समझता कि लॉकडाउन हो। लाल साहब, आपका लास्ट कमेंट, बस 10 सेकंड्स है मेरे पास अबाउट लॉकडाउन। नहीं, मेरे ख्याल में ये पूरा एक्सपीरियंस ये बता रहा है कि हमारे पास इमेच्योर लीडरशिप है, लीडरशिप विच हैज नथिंग, नो आइडिया ऑफ मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन। और अफसोस से कहना पड़ता है कि ऐसे सेंसिटिव मुल्क में, ऐसे वक्त में इस किस्म का लीडरशिप जो है ये बहुत हमारे को नुकसान देगा। आई एम सॉरी, मैं फिर कहता हूं, मैंने इमरान खान के लिए वोट किया, मगर इस किस्म की रिएक्शंस जो मैं देख रहा हूं, टाइम एंड अगेन, मिक्स मैसेजेस, कंफ्यूजन, नो क्लियर अंडरस्टैंडिंग, इस नौबत पे हम आ गए कि नेशनल टेलीविजन पे हम एक क्या कहते हैं, उलेमा को देख रहे हैं कि एक मिनिस्टर के बारे में पर्सनल अटैक कर रहे हैं।
ठीक, थैंक यू सो मच इलाही साहब। वक्त खत्म हो गया नाजरीन, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।